और बात करते हैं खबरों की। वाराणसी आईआईटी बीएचयू छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां दुष्कर्म के 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि बीते 1 नवंबर को इन्होंने छात्रा से दरिंदगी करते हुए उसकी वीडियो बनाई थी, जिसके बाद उसकी वीडियो बनाकर परेशान करते थे, जिस वजह से छात्रा ने परेशान होकर विरोध भी दर्ज कराया। बताया जा रहा है कि आरोपी कुणाल पांडे और सक्षम पटेल बीजेपी आईटी सेल के सदस्य हैं, जिनकी कई बड़े नेताओं के साथ तस्वीर भी वायरल हो रही है। तो वाराणसी से खबर सामने आ रही है, जहां आईआईटी बीएचयू छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। अब इस मामले में तकरीबन 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनका बीजेपी के नेताओं के साथ तस्वीरें भी सामने इनकी आई है, जिसके चलते चर्चा में ये एक बार फिर से बने हुए हैं और 3 आरोपी जो है ये गिरफ्तार किए गए हैं। तो बीएचयू की छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला बताया जा रहा है। वाराणसी बीएचयू छात्रा के साथ दुष्कर्म किया गया, इसके बाद उसकी अश्लील वीडियो बनाई गई और ये तीनों आरोपी छात्रा को परेशान करते थे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, क्या है पूरा मामला? और बिल्कुल देखिए, यही एक नंबर का पूरा मामला है। आईआईटी बीएचयू के छात्रा के साथ दुष्कर्म की गई थी और वीडियो बनाया था, साथ ही उसे गायब करने की धमकी दी गई। इस मामले में आज जो तीनों मुख्य आरोपी वाराणसी पुलिस ने गिरफ्तार किया था, ये सबसे बड़ी खबर है। कहीं ना कहीं इसको लेकर और लगातार विपक्षी दल कांग्रेस से है, भाजपा कहीं ना कहीं आरोप लगा रही है कि जो आरोपी है उनका समर्थक है, ऐसा विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं। लेकिन योजना सही होते हैं या फिर होते हैं, इसकी ये बड़ा मोड़ है, बड़ा एक जो है बड़ा एक कदम दिखाया, क्योंकि लगातार 2 महीने इस पूरे मामले को कल 1 जनवरी को 2 महीने जाएगा। एक नवंबर को ये पूरी घटना अंजाम दी गई थी। उसके बाद आज वाराणसी पुलिस ने तीनों क्योंकि पूरे मामले को लेकर लगातार छात्रों का छात्राओं के बीच में पूरे कैंपस में विस्तृत बात की जाए तो हर जगह पूरे मामले था। छात्रों के कर रहे थे, इस मांग की आरोपी इनको कठोर से कठोर उसकी मांग की। देखना हुआ कि आदित्य गिरफ्तार करने के क्या कार्रवाई होती है और किन क्या करते हैं। जी, गिरफ्तारी के बाद अब क्या कुछ जानकारी निकल के सामने आई है? बिल्कुल देखिए, गिरफ्तारी के बाद उन सब चार्जशीट जिनको अदालत में भेजा गया है, जहाँ उनसे वाराणसी जो है पूछताछ करेंगे। साथ ही साथ साइबर सेल से में जो है था कि जो आरोपी थे ये तीनों दे रहे थे, हम आपका वीडियो बना के तो कहीं ना कहीं साइबर करेगा। के साथ साथ जो वाराणसी पुलिस एसआईटी है वो पूछताछ करेगी और इन तीनों आरोपियों से पूछताछ के दौरान पता चलेगा कि आखिर में इन्होंने पूरा घटना का अंजाम दिया, पूरा मीटिंग कहाँ पे ये सब पूछताछ करते हैं, पूछताछ की जाए, जिसके आधार पर इसके ऊपर आगे किया जाएगा। उसके बाद कदम बनता है वो चलेगा। इसके बीच जो है सबसे बड़ी है कि इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करने के बाद जो जांच है वो आगे बढ़ चुकी है और कहीं ना कहीं इसको लेकर हमेशा जो आरोप प्रत्यारोप की फौजदारी की तरफ कांग्रेस की सपा की लावत की सरकार के ऊपर ढेर गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं, आपकी सरकार क्या कर रही है। तो ये जो है केवल अब गिरफ्तारी नहीं होती है और एक तरफ जहाँ आरोप लगना शुरू हो गया है तो कांग्रेस के भी लगा दिया गया है कि जो आरोपी है वो विपक्षियों का कहना है। देखना। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आईआईटी बीएचयू छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला है और उत्तराखंड में बहुत जल्द यूसीसी लागू होने वाला है। वहीं इसी मामले पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमें इसका ड्राफ्ट नए साल में मिलेगा और नए साल में हम नया काम आगे बढ़ाएंगे। तो नए साल में यूसीसी का ड्राफ्ट मिलेगा, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जानकारी दी है। अब उत्तराखंड में जल्द ही यूसीसी को लागू किया जाएगा। तो सीएम धामी ने ये जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि प्रदेश में जल्द ही से लागू किया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से तुषार गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तुषार, उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने में अभी और कितना वक्त लग सकता है?
देखिए, अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात की जाए तो लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं उनकी तरफ से, और लगातार जो केंद्र सरकार है, साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह से भी वार्ता की जा रही है कि जल्द से जल्द जो यूसीसी है वो उत्तराखंड की धरातल पर उतारा जाए, और उसी के लिए तहत लगातार मुख्यमंत्री जी के बयान भी सामने आते हैं। और उसी के तहत एक बयान और सामने आया है जिसमें उन्होंने बोला है कि 22 जनवरी के बाद ये माना जा रहा है कि जो ड्राफ्ट कमेटी है वो जल्द से जल्द राज्य सरकार को वो जो ड्राफ्ट है वो सौंप देगी, और उसके बाद जो कार्रवाई होगी वो जल्द से जल्द की जाएगी। वहीं अगर कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वृंदावन में थे, उन्होंने ये वहाँ पर भी बयान दिया कि जो आने वाला जो सत्र होगा उसमें ये चर्चा होगी कि किस तरह से यूसीसी को आगे ले जाया जाए, उसकी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर बात की जाए तो 2024 जो लोकसभा चुनाव होने वाला है उसके लिए 5 सीटें हैं उत्तराखंड में, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा ये मुद्दा रहने वाला है। अगर इससे पहले, अगर लोकसभा चुनाव से पहले अगर भाजपा यूसीसी को सामने लाती है, उससे कहीं ना कहीं उन्हें लोकसभा चुनाव में फायदा जरूर मिलेगा। और साथ साथ अगर मैं दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा बोलूं तो उसका है भू कानून और साथ साथ मूल निवास, जो जिसकी मांग लगातार आंदोलनकारी कर रहे हैं। ऐसे में यूसीसी की अगर बात की जाए तो यूसीसी को लेकर चर्चाएं एक बार फिर तेज हो गई है, और 2024 में ये माना जा रहा है कि जो यूसीसी है वो कानून उत्तराखंड में आ जाएगा, और उसका फायदा जरूर भाजपा को लोकसभा चुनाव में पड़ने वाला है। लेकिन मुख्यमंत्री ने लगातार जो संकेत दे रहे हैं उससे ये लगता है कि 22 जनवरी के बाद कभी भी जो कमेटी है वो ड्राफ्ट सौंप सकती है, क्योंकि 2023 की बात की जाए तो सितंबर में जो कमेटी है उसने ड्राफ्ट पूरा कर लिया था, और ऐसे में माना जा रहा था कि कभी भी वो ड्राफ्ट राज्य सरकार को दिया जा सकता है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया है कि 22 जनवरी के या फिर कहा जाए कि 2024 के पहले महीने में ये साफ हो जाएगा, ये ड्राफ्ट राज्य सरकार को मिल जाएगा। उसके बाद जो कार्रवाई आगे की होनी है वो होगी। जी, यूसीसी को लेकर लगातार राज्य में सियासत भी देखने को मिलती रही है, और ड्राफ्ट की बात कर ले तो ये नए साल में मिलने की खबर सामने आ रही है। तो कब तक ये ड्राफ्ट मिलने के बाद कब तक इस काम को आगे बढ़ाया जा सकता है? देखिए, अगर ड्राफ्ट की बात की जाए तो पहले ड्राफ्ट मिलेगा, राज्य सरकार उसे ड्राफ्ट को लेगी, फिर उसका अध्ययन किया जाएगा राज्य सरकार द्वारा, और उसके बाद जो विधानसभा है उसमें पारित किया जाएगा। और अगर उसमें अगर हमें परमिशन भी उसे केंद्र सरकार से उससे लेनी पड़ेगी, तो ऐसे में माना जा सकता है कि 2024 में करीब 3 या 4 महीने इसमें पूरे लगेंगे। अगर यूसीसी कानून जनवरी, अगर यूसीसी की जो कमेटी है वो जनवरी माह में राज्य सरकार को जो ड्राफ्ट है वो सौंप देती है, तो इसमें करीब 3 से 4 महीने उसके बाद जो प्रोसेस होगा उसमें लगेंगे। लेकिन धामी सरकार ने ये ठान लिया है कि ये जो यूसीसी है वो उत्तराखंड में लागू होगा, और उत्तराखंड पहला राज्य बनेगा आज़ादी के बाद जिसमें यूसीसी लागू होगा। जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्य कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि जो फर्स्ट क्वार्टर या फिर सेकेंड क्वार्टर तक माना जा सकता है, 2024 के जो फर्स्ट क्वार्टर है और सेकंड क्वार्टर है उसमें जो यूसीसी है वो उत्तराखंड में लागू हो जाएगा। फिलहाल यही कयास चल रहा है, और सियासत भी यही सवाल पूछ रही है कि कब यूसीसी लागू होगा। लेकिन ये माना जा सकता है कि पहला क्वार्टर 2024 का और दूसरा क्वार्टर, इसमें माना जा सकता है कि जो यूसीसी है वो उत्तराखंड में लागू होगा, और एक बेहतर कानून, और कहा जा सकता है जिस तरह से संविधान जो हमारा चलता है सबको इक्वली मानता है, और उसी के तहत जो उत्तराखंड होगा वो एक नई मिसाल पूरे देश भर में कायम करेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी साझा करने के लिए। और साल 2023 अब अलविदा कहने को है, और नया साल 2024 दस्तक देने की तैयारी में। ऐसे में पूरा देश नए साल का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, और सभी लोग नए साल के जश्न की तैयारियों में जुटे हुए हैं। ऐसे में देश की राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो राजधानी दिल्ली देश की सबसे संवेदनशील जगह मानी जाती है, और इस तरह के मौकों पर दिल्ली आतंकियों और अपराधियों के निशाने पर भी रहती है। ऐसे में सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रही दिल्ली पुलिस का काम और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस की विशेष तैयारियों को ध्यान में रखते हुए इंडिया वॉइस की टीम पहुंची, और हरियाणा के उस बॉर्डर पर जो जोंडी बॉर्डर के नाम से जाना जाता है, वहां दिल्ली पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर केवल खोखले दावे ही दिखाई दिए। इस बॉर्डर पर न केवल दिल्ली पुलिस नदारद है, बल्कि सुरक्षा के नाम पर बैरिकेडिंग भी नजर नहीं आए। नए साल का वक्त है, ऐसे में अगर हम राजधानी दिल्ली में बात करें तो सुरक्षा के मद्देनज़र दिल्ली पुलिस के द्वारा तमाम चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं नए साल के मौके पर दिल्ली को संवेदनशील इलाकों में भी माना जाता है, और इसी के मद्देनज़र दिल्ली पुलिस के द्वारा विशेष तैयारियां की जाती हैं, और
दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर तो खास तौर पर हम तैयारी की बात करें तो दिल्ली पुलिस द्वारा सुरक्षा के इंतजाम देखे जाते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जौनती बॉर्डर पर जो पीछे हरियाणा को जोड़ने का काम करता है और ये जौनती बॉर्डर का इलाका है। आप देख सकते हैं किस तरीके से, अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो रात का समय है और ऐसे में यहाँ पीछे से हरियाणा से तमाम जो वाहन हैं, वाहन चालक यहाँ पर दिल्ली में एंटर करते हैं। लेकिन अगर मैं अभी सुरक्षा व्यवस्था की बात करूँ तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था का जो इंतजाम है वो कहीं ना कहीं जो पुलिस के तमाम जो दावे हैं वो खोखले साबित होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ना तो यहाँ पर पुलिस पिकेट है और ना ही कोई पुलिस का जवान यहाँ पर सुरक्षा के लिए तैनात है। आपको बता दें कि ये जौनती बॉर्डर है और यहाँ पे एमसीडी का टोल टैक्स है। यहाँ से जो दिल्ली है वो शुरू हो जाती है और अगर हम नए साल की बात करें तो नए साल में जब दिल्ली संवेदनशील में मानी जाती है, कहीं ना कहीं जो अपराधियों की नज़र जो है वो दिल्ली पर विशेष तौर पर रहती है। ऐसे में यहाँ पर अगर हम दिल्ली पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था का जो इंतजाम अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर तमाम जो दावे हैं वो फिसड्डी साबित होते नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जहां एक और दिल्ली पुलिस सुरक्षा के तमाम दावे करती है, लेकिन जौनती बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस की जो सुरक्षा के दावे वो फिलहाल फिसड्डी नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। और एक साल पहले जब पूरा देश नए साल के जश्न के माहौल में सराबोर था, उस वक्त दिल्ली से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं दिल्ली के चर्चित अंजलि हिट एंड रन मामले की। एक साल बाद राजधानी दिल्ली की तस्वीर में कितना बदलाव हुआ है, दिल्ली की सड़कों पर सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली पुलिस की तैनाती किस कदर है, आज हम आपको इस खबर में यही दिखाने जा रहे हैं। करीब एक साल पहले अंजलि हिट एंड रन मामला जो शायद ही भुलाया जा सके, मामला हर लोगों के जहन में बस गया। जिस तरीके से लोगों ने उसको मौत के घाट उतारा और एक लंबी दूरी की तक उसको घसीटते हुए ले गए, उस समय लोगों में आक्रोश भी साफ तौर पर देखने को मिला था। मामले को एक साल हो चुका है, लेकिन इस एक साल के बीच में कितने प्रकरण रहे और क्या परिवार को न्याय मिल पाया, इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के मेरे साथ मौजूद है अंजलि की माँ, जिनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से उनको अभी तक क्या क्या मदद सरकार की तरफ से मिली है और न्याय की जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो कहाँ तक इनकी पहुँची है। सबसे पहले तो एक साल का समय, जिस तरीके से जो कांड हुआ कोई नहीं भुला सकता। क्या कहेंगे, एक साल एक बहुत बड़ा समय होता है, न्याय अभी तक मिल पाया या नहीं? अभी तो कुछ न्याय नहीं मिला। उन चारों लोगों की सबसे पहले तो हमने फांसी की ही मांग करी थी। अभी उन लोगों के लिए भी कुछ भी नहीं करा, ना उनको कोई फांसी सुनाई, ना ही कोई सज़ा सुनाई गई। अभी बस वो जेल में भी मस्ती से ही अपने टाइम बिता रहे हैं। उनके साथ भी अभी कुछ नहीं हुआ, ना कोई ढंग से उनके कोई मौत की उसमें या कोई वो हुआ मारपीट से या पूछा गया हो या ताछा गया हो, कुछ भी कार्रवाई नहीं करी गई ढंग से उनके साथ। आते हैं अपने जेल में भी, वहाँ कोर्ट में भी आते हैं, खूब मस्ती से आते हैं, खूब मस्ती से चले जाते हैं। उनके साथ भी अभी कोई सख्ता पैस नहीं हुई है। और जो भी हमारे साथ भी वादे करे थे नौकरी के भी सरकार ने और बच्चों की एजुकेशन के लिए भी वादे करे थे, कुछ भी वादे पूरे नहीं करे गए। और मेरी दवाई गोली के लिए भी बोला था, वो भी कुछ भी पूरा नहीं करा गया। मैं इस टाइम पे अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए सबसे पहले मांग करती हूँ, या तो मेरे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे दो, उनको या तो कहीं पढ़ाने के लिए अच्छे हॉस्टल में भेजा जाए। और मेरी दवाई गोली की मांग की भी बोला था मनीष सिसोदिया ने, नौकरी की भी बोला था। अभी कुछ भी मांगे पूरी नहीं हुई हैं हमारी। अच्छा, अगर मैं बात करूं, जैसा कि आपने कहा कि सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली, सरकार ने सहायता राशि दी और जो नौकरी की बात जो कही थी, मतलब सहायता राशि तो दी गई है, उसके अलावा और क्या क्या चीज़ें मिल पाई है सरकार की तरफ से? अभी और कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ एक डायलिसिस होती है और जो उसी टाइम पे जब 10 लाख रुपए की मदद करी थी बस वही मिली है। और एक साल के अंदर अब कोई भी नहीं आया हमारी, ना कोई पूछने आया, ना ही कोई मदद के लिए आया, ना ही कोई नौकरी के लिए आया। मैं 5-6 बार मुकेश अलावत के पास चली गई हूँ काम के चक्कर में कि या तो मेरी कोई नौकरी लगवा दो या मेरे बच्चों का कहीं एडमिशन सही से करा दो। ना मुकेश अलावत जी भी कोई जवाब देते, हाँ जी करके रह जाते हैं। मैं कितनी बार चली गई हूँ, वहाँ से भी कोई जवाब नहीं आगे बढ़ता। अच्छा, अगर मैं कहूँ, क्योंकि जिस तरीके से
पूरा परिजन और आसपास के लोगों ने भी इस मामले को लेकर के प्रमुखता से उठाया, प्रदर्शन के सड़क पर उतरे, जिसके बाद कहीं ना कहीं कहा जाता है कि गृह मंत्रालय ने खुद इसमें इंटरफेयर किया और 302 की जो धारा, जो हत्या की जो धारा है वो जोड़ी गई। तो कितना खुश हैं उस चीज़ों से, और वो कानूनी लड़ाई अभी तक कहाँ पहुँची है? अभी तो कुछ आगे बढ़ी नहीं है, बस इतना है कि वो धारा लग चुकी है, मगर वो धारा पे अभी कोई एक्शन ही नहीं लिया गया कि क्या होगा उस धारा लगने के बाद। 1 साल हो गया, कब तक होएगा ये केस का आगे वो। तो ये थे हमारे साथ अंजलि की माँ, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से 1 साल का समय हो गया, लेकिन अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो शायद ही कहीं दिल्ली की कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था में कोई बदलाव हुआ हो। आज भी कहीं ना कहीं पुलिस की जो सुरक्षा है उसमें चूक देखने को मिल ही जाती है। लिहाजा देखना होगा कि आखिरकार कब तक सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव हो पाएगा। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से अजित हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अजित, दिल्ली के चर्चित अंजलि हिट एंड रन मामले के अब 1 साल पूरे हो चुके हैं, इस दौरान क्या कुछ बदला है? देखिए, बिल्कुल जो ही बताना चाहूंगा, राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से विगत 1 जनवरी या फिर यह कहा जाए कि 31 दिसंबर की रात और 1 जनवरी की सुबह दोनों के बीच में जिस तरीके से अंजलि हिट एंड रन मामला आया, जिसने न केवल राजधानी दिल्ली बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। और इसके बाद तमाम लोग सड़कों पर उतरे और पुलिस के खिलाफ जिस तरीके से, क्योंकि जो पूरा वाक्य हुआ, जो प्रकरण रहा कि तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर तक गाड़ी के नीचे अंजलि सड़कों पर घिसटती रही और उसके बाद आखिरकार उसको चौंती गांव में जो दरिंदे हैं वो छोड़ के चले गए। और कहा जा सकता है कि उस दौरान दिल्ली पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं जो तमाम जो दावे थे वो खोखले साबित नजर आए थे। हालांकि अगर अभी की मैं बात करूं तो राजधानी दिल्ली में उस हत्याकांड के बाद से सबक लेते हुए कहीं ना कहीं जो पुलिस है वो सतर्क हुई है। और इस समय अगर मैं बात करूं तो राजधानी दिल्ली की सड़कों पर जगह जगह पर पुलिस पिकेट जरूर देखने को मिलती है। और अगर हम अभी नए साल की बात करें तो नए साल के मौके पर विशेष तौर पर तमाम चौक चौराहों पर पुलिस पिकेट लगाई गई है और वहां पर खुद जो पुलिस के आला अधिकारी है वो भी पहुंच करके तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था उसकी जायजा ले रहे हैं। और जो वाहन चालक है उनको भी चेकिंग करके ये आश्वस्त कर रहे हैं कि तमाम जो दिल्लीवासी हैं वो सुरक्षित रहें। और 1 जनवरी का जो नए साल का जो मौका होता है, जो देश भर में जो जश्न का माहौल रहता है, वो सभी लोग खुशी के माहौल में रह सकें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और खबर एटा से है, जहां फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर दिल्ली की युवती सोनिया शर्मा को झूठे प्यार में फंसाकर प्रेम विवाह किया और निर्मम हत्या कर दी। बता दें कि फरेबी आशिक ने शादी के 15 दिन बाद युवती की निर्मम हत्या कर दी। वहीं हत्या के बाद आरोपियों ने डीजल डालकर शव को निर्मम तरीके से जला दिया और फरार हो गया। बता दें कि पति के साथ 3 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मामला थाना आवागढ़ क्षेत्र के गांव कटेलिया गांव का बताया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संतोष यादव हमारे साथ जुड़ गए। संतोष, क्या है पूरा मामला? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि महज 15 दिन के अंदर ही जो मोहब्बत थी वो दम तोड़ गई और इस पूरे मामले में जो आरोपी हैं वो फरार हैं। आपको ये भी बता दें कि थाना क्षेत्र आवागढ़ के गांव कटेलिया का पूरा मामला है, जहां पर 14 दिसंबर को एक शादी होती है। शादी आकाश जाटव नाम के युवक की थी, जिसने फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर सोनिया शर्मा नाम प्यार में फंसाया और जिसके बाद फर्जी फेसबुक आईडी उसने बनाई इसीलिए जिससे वो शादी कर सके। जिसके बाद इसने पूरे मामले पर लड़की को अपने प्यार में फंसाया और प्यार में फंसाने के बाद 14 दिसंबर को ये शादी होती है। शादी आवागढ़ कस्बे में ही होती है, जहां पर तमाम लोग इस बात के गवाह बनते हैं। लेकिन जैसे ही सच्चाई सामने आती है सोनिया शर्मा के सामने, जिसमें उसको ये पता चला कि जो आरोपी है वो जाटव समाज से आता है, तो उसने विरोध करना शुरू किया और विरोध इस कदर आगे बढ़ गया कि इस पूरे मामले पर जो लड़की थी उसने कार्रवाई करने की बात कही, जिसको लेकर आरोपी थे वो पूरी तरह सख्ते में आ गए और उसकी हत्या कर दी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।